आज ये है सीटेट ईवीएस की हमारी 6 क्लास है और इसकी 5 क्लासेस ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं। आप उन्हें वहां जाके देख सकते हैं, साथ ही अपने नोट्स भी बना सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत सरकार द्वारा पारित किया गया। मानव के जीवन में शिक्षा सबसे बड़ी संपत्ति होती है। इस बात को समझते हुए भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया। वर्तमान समय में शिक्षा मनुष्य के व्यक्तित्व को आकार देने का कार्य करती है। शिक्षा का अधिकार RTE एक्ट 2009 को एक बड़े समय से सभी को शिक्षा देने के सपने को साकार करने के लिए बनाया जा चुका है। वैसे तो भारत में शिक्षा एक संवैधानिक अधिकार था। कैसा? संवैधानिक अधिकार था, जो कि प्रारंभ में एक मौलिक अधिकार भी है। देश के संविधान में शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 41 के अंतर्गत प्रदेश की नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देश के संविधान में शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 41 के अंतर्गत आता है। इसे प्रदेश की नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। किसके अंतर्गत? नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 41 को मान्यता प्राप्त है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान प्रदेश के नीति निर्देशक सिद्धांत 45 के अंतर्गत दिए गए सिद्धांतों में दोबारा हुआ है। इसमें कहा गया है कि बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। वो किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 45 के अंतर्गत यह सिद्धांत दोबारा से आया। ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रदेश को 10 वर्षों की समय सीमा के भीतर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा हेतु सभी बच्चों के शुरू से 14 वर्ष की उम्र तक पूरी करवानी है। मतलब कि इसमें यह कहा गया है कि इस सिद्धांत में जो प्रदेश है उसमें 10 वर्ष की समय सीमा के अंतर्गत सभी बच्चों को, जो कि जन्म से 14 वर्ष तक की जो उम्र है, 14 वर्ष तक की जो उम्र है उसमें 10 वर्ष की समय अवधि के अंतर्गत सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करानी है। अब बच्चों की पहचान। तो चलिए, शिक्षा से संबंधित औपचारिक मूल्यांकन, जरूरत के अनुसार सही शिक्षा व्यवस्था देना। बच्चे को उसकी जरूरत के अनुसार शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है। ये किसके अंतर्गत कहा गया? RTE 2009 के अंतर्गत। सीटेट के जो भी क्वेश्चंस हैं RTE से रिलेटेड वो इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं से आएंगे। शिक्षा से संबंधित औपचारिक मूल्यांकन। बच्चे का शिक्षा से संबंधित औपचारिक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत योग्यता के अनुरूप शिक्षा योजना को बनाना। बच्चे की जो व्यक्तिगत अलग अलग तरह की योग्यताएं होती हैं उसके अनुरूप बच्चे को एक योजनाबद्ध तरीके से शिक्षा प्रदान की जाए। मददगार एवं दूसरे उपकरणों की व्यवस्था देना। जिन चीजों से बच्चों को पढ़ने में या उनके व्यवहारिक जीवन में मदद मिले, उन उपकरणों की व्यवस्था कराना। इसमें कहा गया अध्यापक ट्रेनिंग। टीचर्स को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि हाँ, उन्हें बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार करना है, बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, बच्चों को कौन सी व्यवहारिक जानकारियाँ देनी है जो वो अपने बाहरी जीवन में प्रयोग कर सकें। बाहरी अध्यापक की मदद। वस्तु से जुड़े अवरोधों को हटाना। जैसे मान लीजिए बच्चों को शिक्षा व्यवस्था में कोई दिक्कत आ रही है, शिक्षा प्राप्त करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो एक टीचर का फर्ज बनता है कि वो उन अवरोधों को हटाए। यह किसके अंतर्गत कहा गया? RTE 2009। शोध, देखरेख एवं मूल्यांकन करना।
दिव्यांग कन्याओं पर खास ध्यान देना। जो दिव्यांग कन्याएं हैं उन पर खास ध्यान दिया जाए। यह किस में कहा गया है? RTE 2009। अब RTE एक्ट 2009 कब लागू हुआ? संविधान के 86वें संशोधन में अधिनियम 2002 से 21A को जोड़ा गया। संविधान का जो 86वां संशोधन हुआ उसमें अधिनियम 2002 में 21A अनुच्छेद को जोड़ा गया, जिसमें क्या कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। ये आपका इम्पोर्टेंट है कि संविधान में जब 86वां संशोधन हुआ तो अधिनियम 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 21A में ये कहा गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक है। इसके बाद संसद में इस अधिकार को व्यवहारिक रूप प्रदान करने हेतु शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया। उसके बाद जब यह अधिनियम 2002 के अंतर्गत 21A अनुच्छेद में यह बात कर दी गई, मतलब 21A अनुच्छेद अधिनियम 2 में जोड़ा गया। ठीक है, संविधान के 86वें संशोधन में। तो उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई। अब संसद में इस अधिकार को व्यावहारिक रूप प्रदान करने के लिए शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से कार्यान्वित हो गया। यह अधिनियम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब से कार्यान्वित हुआ? 1 अप्रैल 2010 से कार्यान्वित हुआ। अधिनियम के अंतर्गत 7 अध्याय और 38 खंड हैं। कितने? 7 अध्याय और 38 खंड हैं। अब RTE 2009 में कुछ अधिनियम की विशेषताएं हैं, तो चलिए वो देखते हैं वो क्या क्या हैं। ये आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं ये वाले पॉइंट, इन्हें आपने अच्छे से समझना है। RTE एक्ट 2009 में देश के 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने का प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष की उम्र तक के जितने भी बच्चे हैं उन्हें RTE 2009 के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाए। ये सुविधा उन बच्चों के लिए है जो 6 से 14 वर्ष की उम्र के हैं और अशिक्षित अथवा स्कूली शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। वे बच्चे जो 6 से 14 वर्ष की उम्र के हैं और जो अशिक्षित हैं, स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। किसके अंतर्गत? RTE 2009 के अंतर्गत। इस प्रकार के बच्चों को चिन्हित करने का काम स्कूली प्रबंधन समिति एवं स्थानीय निकायों ने करना है कि वो कौन-कौन से बच्चे हैं जो अशिक्षित हैं और जो स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो इसकी जानकारी कौन देगा? वो स्कूली प्रबंधन समिति एवं स्थानीय निकाय। अब RTE 2009 ने क्या कहा कि इन छात्रों को जो कि अशिक्षित हैं उन्हें वही शुल्क देना होगा जो कि राजकीय स्कूल के छात्रों को देना होता है। सभी छात्र एवं छात्राओं को यह अधिकार है कि वे अपनी शुरुआती शिक्षा अपने नज़दीक के किसी स्कूल से निःशुल्क पा सकते हैं। यदि ये बच्चे 6 से 14 साल की आयु वर्ग में आते हैं, वे बच्चे जो 6 से 14 साल के हैं वो अपने घर के आसपास के किसी भी स्कूल में जाकर निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। उनसे किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगर किसी विद्यार्थी का चयन विद्यालय में 6 वर्ष की उम्र में नहीं हो पाया तो वह बाद में भी अपनी आयु के अनुसार प्रवेश ले सकता है। यदि कोई बच्चा है जो 6 वर्ष की उम्र में एडमिशन नहीं ले पाया तो उसके बाद भी वो स्कूल में एडमिशन ले सकता है और अपनी शिक्षा पूर्ण कर सकता है।
अगर विद्यार्थी 14 साल की उम्र तक अपनी शुरुआती शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाता तो इसके बाद भी वह निःशुल्क शिक्षा को पाने योग्य रहेगा। अगर मान लीजिए बच्चा 14 साल की उम्र तक भी अपनी शुरुआती शिक्षा पूरी नहीं कर पाया तो उसके बाद भी उस बच्चे से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, उसे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कराई जाएगी। अगर किसी विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार नहीं है या फिर किसी वजह से कोई विद्यार्थी अपना विद्यालय बदलने की इच्छा रखता है तो उसे स्कूल बदलने का अधिकार मिलेगा। अगर कोई स्कूल ऐसा है जहाँ पे बच्चा जाके निःशुल्क शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता, उसे वो अधिकार उस स्कूल में नहीं मिल रहा है, या फिर कोई सम अदर रीजंस हो गए, मान लीजिए आप कि हाँ इस वजह से उस बच्चों को अपना स्कूल चेंज करना पड़ रहा है, तो उसे स्कूल बदलने का भी अधिकार है। अधिनियम के घोषित होने के 3 वर्षों के अंदर ही प्रदेश सरकार एवं क्षेत्रीय अधिकारियों को पड़ोस के विद्यालय बनाना है अथवा जिस स्थान पर विद्यालय नहीं है वहां भी विद्यालय स्थापित कराने होंगे। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर किसी क्षेत्र में मान लीजिए प्राइमरी विद्यालय नहीं है तो वहाँ पे जो प्रदेश सरकार है वो क्या करेगी, विद्यालय बनवाएगी। देश की केंद्र सरकार इस अधिनियम को लागू करने के खर्च की गणना बनाएगी और प्रदेश सरकारों को जरूरी तकनीक, मदद एवं साधन प्रदान करके विद्यालय स्थापित करने में योगदान करेगी। केंद्र सरकार जो है इस अधिनियम के अंतर्गत क्या करती है, स्कूल बनवाने के लिए जरूरी मदद और तकनीकी प्रदान करती है। प्रदेश सरकार 6 से 14 साल के सभी विद्यार्थियों का विद्यालय में एडमिशन एवं उपस्थिति को सुनिश्चित करेगी। साथ ही यह देखेगी कि कमजोर पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न हो। ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि सीटेट में आ जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आप सीटेट के क्वेश्चंस में जो आपका आंसर होगा वो हमेशा मैक्सिमम 90% जो होगा वो विद्यार्थी केंद्रित उत्तर ही होगा। जिस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा ध्यान विद्यार्थी पर दिया जा रहा है वही ऑप्शन आपका आंसर होगा। प्रदेश सरकार 6 से 14 साल के सभी विद्यार्थियों का विद्यालय में एडमिशन एवं उपस्थिति सुनिश्चित करेगी। साथ ही यह भी देखेगी कि बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, बच्चों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाए। प्रदेश सरकार इस अभियान में विद्यालय बिल्डिंग, अध्यापक और शिक्षण सामग्री इत्यादि बेसिक जरूरतों को सुनिश्चित करेगी। इसमें प्रदेश सरकार जो विद्यालय में जरूरी चीजें होती हैं, जो शिक्षण सामग्रियाँ होती हैं, जो अध्यापक हैं या फिर बिल्डिंग बनाने की जरूरत है, तो उन बेसिक जरूरतों को प्रदेश सरकार पूरा करेगी। किसी विद्यालय द्वारा एक्ट का पालन न होने पर अथवा अधिक शुल्क मांगने पर शुल्क का 10 गुना भुगतान करना होगा और स्कूल की मान्यता भी कैंसिल होगी। इसमें कहा गया है कि यदि कोई स्कूल इस एक्ट का पालन नहीं करता तो उसे शुल्क का 10 गुना देना होगा और साथ ही उस स्कूल की जो मान्यता है वो भी कैंसिल कर दी जाएगी। अब आरटीई 2009 अधिनियम के उद्देश्य क्या क्या हैं, तो चलिए देखते हैं। आरटीई एक्ट 2009 अधिनियम देश के सभी राज्यों के 6 से 14 वर्ष के विद्यार्थियों को फ्री और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। हमारे देश के जितने भी राज्य हैं वहाँ पे सभी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। साथ ही जो स्थानीय स्कूल हैं, स्थानीय स्कूल में 6 साल के सभी बच्चों का नामांकन जरूरी होगा। अधिनियम कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा को प्राइमरी शिक्षा की तरह परिभाषित करता है। जो आपका ये अधिनियम है ये कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा को प्राइमरी शिक्षा की तरह
परिभाषित करता है। अपनी प्राइमरी शिक्षा के पूरी होने से पूर्व किसी भी विद्यार्थी को कक्षा में नहीं रोका जाएगा। जब तक कि वो अपनी प्राइमरी शिक्षा पूरी न कर ले, किसी भी विद्यार्थी को कक्षा में नहीं रोका जाएगा। किसी भी विद्यार्थी को कक्षा 8 तक अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। कोई भी विद्यार्थी कक्षा 8 तक फेल नहीं किया जाएगा। पहली से 8वीं तक की शिक्षा पूर्ण करने वाले विद्यार्थी को प्रमाण पत्र भी मिलेगा। जो बच्चा 1 से लेकर 8वीं तक अपनी शिक्षा पूरी कर लेगा उसे प्रमाण पत्र दिया जाएगा। साथ ही 8वीं क्लास तक किसी भी बच्चे को फेल करना नहीं है। 6 वर्ष से अधिक आयु होने के बाद भी नामांकन ना होने पर बच्चे को उचित कक्षा में नामांकन मिलेगा। यदि कोई बच्चा जिसकी उम्र 6 वर्ष से अधिक हो गई है और उसका नामांकन नहीं हुआ तो उसके बाद भी बच्चे को उचित कक्षा में नामांकन मिलेगा। किसी भी राजकीय अध्यापक को अपना निजी शिक्षण संस्थान एवं निजी अध्यापन के कार्यों की अनुमति नहीं होगी। कोई भी राजकीय अध्यापक है उसे अपना निजी शिक्षण संस्थान या निजी अध्यापन कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। स्कूल में शिक्षक छात्र का अनुपात 1:30 रहेगा। कितना? 1:30। इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए स्कूल है उसमें 90 बच्चे हैं तो प्रत्येक 30 बच्चे पर एक टीचर होगा। ठीक है, यहाँ पे यही बात की गई है कि एक शिक्षक पर 30 छात्र होंगे। स्कूल में छात्रों एवं छात्राओं के लिए भिन्न भिन्न टॉयलेट की सुविधा होगी। जरूरी प्रमाण पत्रों के कारण से किसी भी विद्यार्थी को स्कूल में प्रवेश से नहीं रोका जा सकेगा। यदि बच्चे के पास कोई एडमिशन के लिए जो जरूरी प्रमाण पत्र होते हैं वो नहीं है तो ऐसा नहीं है कि बच्चे का आप एडमिशन नहीं लेंगे। बच्चे का एडमिशन आपने लेना होगा। बच्चे को किसी भी जरूरी प्रमाण पत्र के न होने पर एडमिशन से नहीं रोका जाएगा। विद्यालय में नामांकन हेतु किसी भी बच्चे का एडमिशन टेस्ट नहीं होगा। बच्चे के नामांकन के लिए विद्यालय में एडमिशन टेस्ट नहीं होगा। अब आरटीई एक्ट 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कुछ मुख्य धाराएं हैं तो वो धाराएं देखते हैं कि क्या क्या है। धारा नंबर 1, इसके अंतर्गत संक्षिप्त नाम, इसका विस्तार एवं लागू होने की तारीख के विषय में उल्लेख मिलता है। 2009 एक्ट का नाम, इसका विस्तार और इसके लागू होने की तारीख के विषय में उल्लेख किसमें मिलता है? धारा 1 में। अब धारा 2 में क्या है कि अधिनियम से जुड़ी शब्दावली के मतलब मिलेंगे। जो ये अधिनियम है 2009, इससे जुड़ी जो शब्दावली है उसके मीनिंग्स जो हैं धारा 2 में आपको मिलेंगे। ठीक है, जैसे वर्ल्ड मीनिंग होते हैं एक तरीके से, आप ऐसे मान लीजिए, तो वो वर्ल्ड मीनिंग किस में मिलेंगे इस अधिनियम से रिलेटेड? धारा 2 में। धारा 3 में क्या है कि प्रदेश के सभी 6 से 14 साल की उम्र के विद्यार्थियों को समीप के विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक शुरुआती शिक्षा मिलेगी। धारा 3 में कहा गया है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उन्हें अपने आसपास के एरिया में जो भी विद्यालय है वहां पर कक्षा 1 से 8 तक शुरुआती शिक्षा निःशुल्क प्राप्त कराई जाएगी। धारा 4 के अंतर्गत क्या कहा गया है? आयु के अनुसार एडमिशन, खास ट्रेनिंग अथवा मदद प्रदान करना जिससे निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत दूसरे बच्चों के समान में लाया जा सके। बच्चों को आयु के अनुसार एडमिशन देना है, उन्हें खास ट्रेनिंग देनी है अथवा मदद प्रदान करना जिससे निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत दूसरे बच्चों के समान लाया जा सके। बच्चों को एक खास तरह की मदद देनी है। वो मदद किसी भी तरह की हो सकती है, जैसे कोई बच्चा थोड़ा पढ़ने में कमजोर है या उसने लेट पढ़ना स्टार्ट किया है तो उसे दूसरे बच्चों के बराबर में लाना, ये किसके अंतर्गत आता है? धारा 4 के अंतर्गत। इस प्रकार से 14 वर्ष के बाद भी प्राइमरी शिक्षा पूर्ण करने का अधिकार मिल सकेगा।
जो बच्चे 6 वर्ष के बाद स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाए हैं या 14 वर्ष तक भी नहीं अपनी प्राइमरी शिक्षा पूर्ण कर पाए हैं, तो उसमें धारा 4 के अंतर्गत ये बात कही गई है कि उन्हें निःशुल्क शिक्षा उसके बाद भी प्रदान की जाएगी जब तक वह अपनी प्राइमरी शिक्षा पूर्ण नहीं कर लेता। अब धारा 5 के अंतर्गत क्या कहा गया है? विद्यालय से स्थानांतरण का अधिकार, बच्चों को विद्यालय बदलने का अधिकार, प्रदेश के अंदर या फिर बाहर के स्कूल में प्रवेश लेने का अधिकार, मांगने पर शीघ्र प्रमाण पत्र मिलना, स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने में नहीं देरी और प्रमाण पत्र न होने पर एडमिशन से नहीं इनकार होगा। धारा 5 के अंतर्गत विद्यालय से स्थानांतरण का, स्कूल चेंज करने का अधिकार, प्रदेश के अंदर या बाहर किसी भी स्कूल में बच्चा एडमिशन ले सकता है उसका अधिकार, मांगने का पर शीघ्र प्रमाण पत्र मिलना, स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने में नहीं देरी करना। एक जो मतलब स्टाफ है वहाँ स्कूल का, तो अगर बच्चा स्कूल चेंज करना चाहता है तो उसे शीघ्र प्रमाण पत्र, स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने में उसे देरी नहीं करनी है और प्रमाण पत्र ना होने पर दूसरा स्कूल भी जहां वो एडमिशन लेना चाहता है वो उसे एडमिशन देने से इनकार नहीं करेगा। ऐसा होने पर सेवा नियम के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी। अगर इनमें से कोई भी चीज बच्चे के साथ की जाती है कि उसे शीघ्र प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा या स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने में देरी की जा रही है या फिर जिस स्कूल में वो जाना चाहता है किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है और वो स्कूल उस बच्चे का एडमिशन नहीं ले रहा है, तो ऐसे में क्या किया जाएगा? अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। धारा 6 अधिनियम के बनने के 6 महीने बाद स्कूल ना होने पर स्कूल की व्यवस्था करना। ठीक है, ये किसके अंतर्गत है? धारा 6 के अंतर्गत। धारा 7 में क्या है? केंद्र और प्रदेश सरकारें पैसे की उपलब्धता तय करेंगी। पैसे की उपलब्धता कौन तय करेगी? केंद्र और प्रदेश सरकारें। धारा 7 के अंतर्गत है ये बात। केंद्र सरकार इस अधिनियम के लागू होने के खर्च का आकलन का कार्य करेगी। केंद्र सरकार इस अधिनियम के लागू होने के खर्च का आकलन करेगी। कौन? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार प्रदेश सरकार से सलाह एवं सहमति होने पर अनुदान प्रदान करेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। केंद्र सरकार प्रदेश सरकार को निधियां देने हेतु जिम्मेदार होगी। केंद्र की जिम्मेदारियां क्या हैं? पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाना, ट्रेनिंग हेतु मानक बनाना, नवाचार अनुसंधान योजना क्षमता बढ़ाने के लिए तकनीकी मदद एवं संसाधन प्रदान करना। यह सब किसकी जिम्मेदारी होगी? केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी। धारा 8 के अंतर्गत क्या कहा गया है कि प्रदेश सरकार के दायित्व 6 से 15 साल के बच्चों को फ्री एवं अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा देना, जरूरी एडमिशन, उपस्थिति, प्राइमरी शिक्षा पूर्ण करना, बच्चे के नजदीकी विद्यालय हो, पिछड़े बच्चों से भेदभाव न हो, विद्यालय बिल्डिंग, अध्यापक, शिक्षण सामग्री देना, उम्र के अनुसार एडमिशन देना और दूसरे विद्यार्थियों के बराबर स्तर पर लाने का प्रशिक्षण एवं प्रक्रिया देना, शिक्षण ट्रेनिंग सुविधा। ये सब किसके अंतर्गत है? धारा 8 के अंतर्गत। प्रदेश सरकार का दायित्व है कि वो 6 से 15 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दे और जो बच्चे 6 से 15 साल तक नहीं पढ़ पाए हैं या 15 साल के बाद भी वो अपनी शिक्षा पूर्ण कर सकते हैं। जरूरी एडमिशन्स आपको लेने होंगे, बच्चों की कितनी उपस्थिति है यह दर्ज करना होगा, प्राइमरी शिक्षा बच्चों को पूर्ण करानी है, बच्चों के नज़दीक विद्यालय हो, बच्चों के जो घर हैं जहाँ पे बच्चे रहते हैं तो उनके आसपास विद्यालय हो जहाँ पे बच्चे बिना किसी दिक्कत परेशानी के जाकर निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकें। साथ ही जो पिछड़े बच्चे हैं उनके साथ आपको किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना है।
जो अध्यापक हैं स्कूल में, आपको उन्हें शिक्षण सामग्री प्रदान करानी है, उम्र के अनुसार एडमिशन देना है बच्चों को, दूसरे विद्यार्थियों के बराबर स्तर पर लाने का प्रशिक्षण। यह एक शिक्षक का फर्ज है कि वो अगर कोई बच्चा कमजोर है या कोई बच्चा पढ़ने में लेट हो गया है तो उसे दूसरे विद्यार्थियों के बराबर स्तर पर लाने का कार्य किसका है? एक शिक्षक का। धारा 9 के अंतर्गत क्षेत्रीय अधिकारियों की जिम्मेदारियां क्या क्या हैं? ठीक है, ये किसके अंतर्गत है? धारा 9 के अंतर्गत। धारा 10 क्या कहती है कि सभी माता पिता अभिभावक का दायित्व होगा कि बच्चे का विद्यालय में प्रवेश हो एवं रेगुलर विद्यालय जाए। जो पेरेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं उनका फर्ज बनता है कि बच्चा विद्यालय में एडमिशन ले और रोज वो स्कूल आए। अब धारा 11 क्या कहती है? 3 से 6 साल के जो विद्यार्थी हैं उनको शुरुआती शिक्षा हेतु तैयार करना और इनकी देखभाल की व्यवस्था भी करना। जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं उन्हें शुरुआती शिक्षा के लिए तैयार करो, साथ ही उनकी देखभाल की व्यवस्था भी करना। यह किसके अंतर्गत आता है? धारा 11 के अंतर्गत आता है। अब धारा 12 क्या कहती है? सरकार से स्थापित विद्यालय एडमिशन ले चुके विद्यार्थियों को शिक्षा पूरी करवाएगी। जो सरकार ने विद्यालय बनवाए हैं उनमें एडमिशन ले चुके विद्यार्थियों को शिक्षा पूरी करवाएगी। सरकारी मदद पाने वाले और प्राइवेट स्कूल प्राइमरी क्लास के कुल 25% विद्यार्थियों को फ्री शिक्षा देंगे। जो आपकी सरकारी मदद पाने वाले और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, ठीक है, वहाँ पे जो प्राइमरी क्लासेस हैं 1 से 5 तक की, वहाँ पे 25% जो विद्यार्थी हैं उनको फ्री शिक्षा देंगे। निजी विद्यालय में शिक्षा हेतु 25% छात्रों के लिए सरकार राशि देगी। सभी स्कूल स्थानीय प्राधिकारियों की मांगी जा रही सूचना देने के लिए बाध्य होंगे। जो स्थानीय प्राधिकारी हैं वो स्कूल से जो भी सूचनाएं लेंगे तो स्कूल को उन्हें वो सूचनाएं देनी होंगी। साथ ही निजी विद्यालयों में जो 25% निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, मतलब जो 25% विद्यार्थी हैं उन्हें जो फ्री शिक्षा दी जाएगी तो उसकी राशि कौन देगा? सरकार देगी। धारा 13 के अंतर्गत क्या कहा गया है कि एडमिशन के लिए कोई शुल्क और परीक्षा नहीं होगी। इसका उल्लंघन होने पर विद्यालय को 10 गुना तक शुल्क देना होगा। पहली बार 25,000 रुपये और इसके बाद 50,000 रुपये जुर्माना रहेगा। यदि कोई स्कूल बच्चे को निःशुल्क शिक्षा नहीं देता या फिर उसे कोई परीक्षा लेता है और तब एडमिशन देता है तो इसका क्या होगा? धारा 9 का RTE 2009 का उल्लंघन होगा धारा 13 के अंतर्गत, और ऐसा होने पर उस विद्यालय को 10 गुना तक शुल्क देना होगा। जो पहली बार में 25,000 रुपये और दूसरी बार में 50,000 रुपये शुल्क होगा। यह बात कौन सी धारा में कही गई है? धारा 13 में। अब धारा 14 में क्या कहा गया है कि बच्चे की उम्र को सरकार के प्रमाण पत्रों से तय किया जाएगा। बच्चे की उम्र को सरकार के प्रमाण पत्रों से तय किया जाएगा। जन्म तिथि एवं प्रमाण पत्र न होने पर एडमिशन से मना नहीं करना है। धारा 14 में कहा गया है कि बच्चे की उम्र कितनी है यह सरकार द्वारा जो जारी प्रमाण पत्र किए जाते हैं उनके द्वारा तय किया जाएगा। जन्म तिथि और प्रमाण पत्र अगर बच्चे के पास नहीं है तो बच्चे को एडमिशन से मना नहीं किया जाएगा। अब चलते हैं आगे। आपका धारा 15, सरकार की ओर से सत्र की शुरुआत में अथवा इसके बाद एडमिशन लेने वाले छात्रों को तय तरीके से पढ़ाई पूर्ण कराई जाएगी। अब धारा 16 क्या कहती है? किसी भी छात्र को फेल नहीं करेंगे। कोई भी विद्यालय 1 से 8 तक के किसी भी बच्चे को फेल नहीं करेगा। साथ ही आकर अध्ययन तो करेगा ही। मतलब कि ये कह रहे हैं कि धारा 16 के अंतर्गत आपको किसी भी बच्चे को कक्षा 8
से 8 तक फेल नहीं करना है। दूसरा, बच्चा रेगुलर स्कूल में आके अध्ययन कार्य भी करेगा। यह किसके अंतर्गत कहा गया है? धारा 16 के अंतर्गत। अब धारा 17 क्या कहती है? बच्चों को शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जाएगी। बच्चों को मतलब किसी तरह की उनके साथ न तो मारपीट की जाएगी, न ही कोई अपमानजनक शब्द बोलकर उन्हें मानसिक प्रताड़ना दी जाएगी। ऐसा करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी। यदि कोई टीचर बच्चों के साथ किसी तरह का शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना करता हुआ पाया जाता है तो उस टीचर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह किसके अंतर्गत है? धारा 17 के अंतर्गत। अब शिक्षण के प्रावधान क्या क्या हैं वो देखते हैं। तो जो पहले से 5वीं कक्षा है उसमें 200 दिनों में आपको 800 घंटे पूरे करने हैं। मतलब कि एक टीचर को 200 दिन के अंतर्गत 800 घंटे का शिक्षण कार्य पूर्ण करना है। और 6ठी से 8वीं कक्षा तक में क्या है कि 220 दिन के अंतर्गत 1000 घंटे का शिक्षण कार्य एक शिक्षक को पूर्ण करना है। अब शिक्षक विद्यार्थी अनुपात कितना होना चाहिए वो मैं पीछे भी आपको बता चुकी हूँ। इसका वर्णन किसमें? ये इंपॉर्टेंट है। इसका वर्णन है धारा 25 में। इसमें क्या कहा गया है कि 30 छात्र पर एक टीचर होगा। उच्च प्राथमिक कक्षा में 35 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक होना जरूरी है। उच्च प्राथमिक कक्षा में कितने? 35 विद्यार्थियों पे एक अध्यापक होना जरूरी है। यदि प्राथमिक कक्षा में 200 से ज्यादा छात्र हों तो विद्यार्थी शिक्षक अनुपात 40:1 रहेगा। यदि 1 से 5 तक की कक्षा में 200 से ज्यादा बच्चे हैं तो प्रत्येक 40 बच्चे पर एक टीचर रहेगा। और उच्च प्राथमिक कक्षा में 35 बच्चों पर एक टीचर रहेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं विद्यालय और घर की दूरी। प्राइमरी क्लास के बच्चों के घर से स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर हो। जो प्राइमरी क्लास के बच्चे हैं, जो 1 से 5वीं क्लास तक के बच्चे हैं, उनके घर से स्कूल तक की दूरी कितनी हो? 1 किलोमीटर। और जो 6 से 8वीं क्लास तक के सब प्राइमरी क्लास के बच्चे हैं, उनकी घर से स्कूल की दूरी कितनी हो? 3 किलोमीटर। 3 वर्षों के भीतर हर एक घर के समीप स्कूल की व्यवस्था हो। ठीक है, हर एक घर के समीप के मतलब से ये है, अब प्रत्येक घर के बराबर में तो घर नहीं स्कूल नहीं बनेगा, है ना। तो जैसे मतलब आसपास के एरिया हैं तो वहाँ पे एक विद्यालय और आसपास के बच्चे वहाँ पे जाके आराम से निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर पाए। साप्ताहिक घंटे कितने होने चाहिए? एक अध्यापक के लिए कम से कम साप्ताहिक घंटे 45 होंगे। आरटीई एक्ट 2009 में अनुच्छेद बताए। तो आरटीई एक्ट 2009 में कुल कितने अनुच्छेद बताए हैं? 7 अनुच्छेद। कितने? 7 अनुच्छेद। प्राइमरी बच्चों की शिक्षा का अधिकार, प्रारंभिक बच्चों की शिक्षा का अधिकार, समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, माता पिता के कर्तव्य, विद्यालय और अध्यापक के काम, कर्तव्य एवं अधिकार, शुरुआती शिक्षा और पाठ्यक्रम शिक्षा के अधिकार का संरक्षण एवं विस्तार। यह किसके अंतर्गत है? आरटीई 2009 में। इन 7 अनुच्छेदों में यह बात बताई गई है। अब नेक्स्ट है हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या है? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या है ये देखते हैं। 4 अगस्त 2009 के दिन देश की संसद में यह अधिनियम पारित हुआ, जिसके अनुसार, कब पारित हुआ? 4 अगस्त 2009
2009 के अंतर्गत यह अधिनियम पारित हुआ, जिसके अनुसार देश में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, इसमें क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और यह अधिनियम पारित कब हुआ? 4 अगस्त 2009 को यह अधिनियम पारित हुआ। लेकिन यह अधिनियम कार्यान्वित कब हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 को यह अधिनियम कार्यान्वित हुआ। तो ये आरटी 2009 हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसकी पीडीएफ अगर आप लोग कहेंगे तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।